कभी ये सवाल मन में आया है कि किसी की सैलरी आखिर तय कैसे होती है, या जो बोनस मिलता है उसके नियम क्या हैं? तो आज हम भारत की वेतन संहिता 2019 को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा कानून है जो इन सारे सवालों के जवाब देता है। देखिए, इसने 4 पुराने और काफी उलझे हुए कानूनों को एक सीधे सारे कोड में बदल दिया है, जिसका असर देश के करोड़ों कर्मचारियों पर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वेतन संहिता है, ये सिर्फ कोई गाइडलाइन नहीं है, बल्कि बाकायदा संसद से पास किया हुआ एक कानून है। और इसका मकसद बड़ा सीधा और साफ है। वेतन, मजदूरी और बोनस से जुड़े जितने भी पुराने कानून थे, उन सबको एक जगह लाकर आसान बनाना, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन बचे ही ना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि कानून तो ठीक है बदल गया, पर इससे एक आम कर्मचारी की जेब पर क्या असर पड़ता है? मतलब सैलरी, जो कटौतियां होती हैं और जो बोनस मिलता है, वो सब कैसे बदलेंगे? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम इन 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कोड की बुनियादी बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि न्यूनतम वेतन कैसे तय होता है, उसके बाद सैलरी की पूरी कैलकुलेशन, फिर बोनस के क्या नियम हैं, और आखिर में एक कर्मचारी के अधिकार और उनकी सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए, आगे कुछ भी समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस कोड में कुछ खास शब्दों का मतलब क्या है। और इसमें सबसे जरूरी शब्द है वेतन। तो ये कोड कहता है कि वेतन का मतलब है काम के बदले मिलने वाला हर तरह का पैसा, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंस हो या कुछ और। ये परिभाषा बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे न्यूनतम वेतन से लेकर कटौतियों तक हर चीज का हिसाब इसी के आधार पर लगाया जाता है। अच्छा, अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कानून के हिसाब से क्या वेतन में गिना जाएगा और क्या नहीं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस वेतन का हिस्सा है, लेकिन बोनस, एचआरए, ओवरटाइम का पैसा, ये सब इससे बाहर रखे गए हैं। अब ये फर्क इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि न्यूनतम वेतन और कटौतियों की जो सीमा है, वो इसी वेतन वाली परिभाषा से तय होती है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो कि न्यूनतम वेतन के बारे में है। मतलब वो कम से कम रकम जो किसी भी मालिक को अपने कर्मचारी को देनी ही पड़ेगी। इससे कम तो हो ही नहीं सकता। यहां ना एक 2 लेवल का सिस्टम काम करता है। सबसे पहले केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक फ्लोर वेज यानी एक आधार वेतन तय करती है। इसे आप एक नेशनल गारंटी समझ सकते हैं, जिसके नीचे कोई राज्य जा ही नहीं सकता। फिर हर राज्य की सरकार अपने अपने इलाके के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करती है, लेकिन वो हमेशा इस नेशनल फ्लोर वेज से ज्यादा ही होगा। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। हाँ, और एक बात ये भी जानना जरूरी है कि मिनिमम वेज सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि काम करने वाले का स्किल लेवल क्या है, वो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड, और साथ ही इस बात पर भी कि वो किस शहर या इलाके में काम कर रहा है। और हाँ, ये जो दरें हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है। कानून ये कहता है कि सरकार को हर 5 साल में कम से कम एक बार इन न्यूनतम वेतन दरों को रिवाइज करना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए इन्हें बढ़ाना भी होगा। अब आते हैं तनख्वाह के एकदम प्रैक्टिकल पहलुओं पर। मतलब पैसे मिलेंगे कब और सैलरी से क्या क्या काटा जा सकता है। ये सेक्शन इन्हीं सब बातों को बिल्कुल साफ करता है। सैलरी मिलने में कोई देरी ना हो, इसके लिए इस कोड में बहुत सख्त डेडलाइन तय की गई है। अगर मजदूरी रोज की है तो शिफ्ट खत्म होते ही मिलनी चाहिए, और अगर महीने की सैलरी है तो अगला महीना शुरू होने की 7 तारीख से पहले खाते में आ जानी चाहिए। ये अनिवार्य है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है जो कर्मचारियों को बचाता है। देखिए, कोई भी कंपनी, वजह चाहे जो भी हो, किसी की कुल तनख्वाह का 50% से ज्यादा नहीं काट सकती। ये नियम पक्का करता है कि हर हाल में हाथ में कम से कम आधी सैलरी तो आए ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो 50% तक की कटौती है, वो आखिर किन वजहों से हो सकती है? तो कानून के मुताबिक कंपनी सिर्फ जुर्माना, काम से गैर हाजिर रहने पर, किसी नुकसान की भरपाई के लिए, या फिर इनकम टैक्स और पीएफ जैसे कानूनी योगदानों के लिए ही पैसे काट सकती है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसका बहुत से लोगों को इंतजार रहता है, यानी बोनस। बोनस के क्या नियम हैं, इसे समझते हैं। ये कई कर्मचारियों की कमाई का एक अहम हिस्सा होता है। बोनस की जब भी बात हो तो एक नंबर है जो दिमाग में बिठा लेना चाहिए, 8.33%। कानून के हिसाब से ये कम से कम सालाना बोनस की दर है, या 100 रुपए, जो भी ज्यादा हो। इतनी रकम तो कर्मचारी को मिलनी ही चाहिए। तो मिनिमम बोनस है 8.33%,
जो कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे उसे फायदा हुआ हो या ना हुआ हो। वहीं ज्यादा से ज्यादा बोनस सालाना सैलरी का 20% तक हो सकता है, लेकिन यह तभी मिलेगा जब कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो जिसे वो कर्मचारियों में बांट सकें। इसी मुनाफे को एलोकेबल सरप्लस कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में एक कर्मचारी अपने बोनस का अधिकार खो सकता है। जैसे कि अगर किसी को धोखाधड़ी, ऑफिस में हिंसा, चोरी या फिर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप में दोषी पाए जाने पर नौकरी से निकाला जाता है, तो फिर वो बोनस का हकदार नहीं होगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उन सुरक्षा उपायों को देखेंगे जो ये पक्का करने के लिए बनाए गए हैं कि हर किसी को उसका सही और उचित वेतन मिले। इस कोड की शायद सबसे जरूरी और प्रोग्रेसिव बातों में से एक है जेंडर इक्वालिटी पर इसका जोर। यह बिल्कुल साफ साफ कहता है कि एक ही जैसे काम के लिए एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी की सैलरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह समान काम समान वेतन के सिद्धांत को कानूनी ताकत देता है। तो अब सवाल यह है कि अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती तो क्या होगा? यहीं पर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल आता है। अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके वेतन या बोनस से जुड़े हक मारे जा रहे हैं, तो वो इन अधिकारियों से शिकायत कर सकता है। इनकी जिम्मेदारी है कि वो शिकायतों की जांच करें और कानून को लागू करवाएं। तो कुल मिलाकर वेतन संहिता कानूनों को आसान बनाने और कर्मचारियों को सुरक्षा देने की एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश है। लेकिन क्या सिर्फ एक सरल कोड बना देने से ही यह पक्का हो जाएगा कि सबको सही वेतन मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असली जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है। इस पर सोचना तो बनता है।